संसद के बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल समेत दोनों सदनों में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में हुए शामिल। सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका। बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर और राजेंद्र कुमार डिप्टी मेयर निर्वाचित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई, कहा पहली चुनावी लड़ाई हारा इंडी गठबंधन। लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का करारा प्रहार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को बताया परिवारवाद का प्रतीक, कहा बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी दे रही है आपत्तिजनक और अनर्गल बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा ईडी का शिकंजा, कल पेश होने के लिए समन। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा मिट्टी में मिला दिया झारखंड का सम्मान। राज्यपाल की हालात पर नजर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी को मिले अहम सुराग। लालू प्रसाद के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी के सामने हुए पेश। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को सजाए मौत। मावेलिक्पारा की स्थानीय अदालत ने सुनाई सजा। केरल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन के 19 दिसंबर 2021 को बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा बापू का बलिदान लोगों की सेवा करने के लिए देता है प्रण। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदनों में सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा हमारा जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर रहेगा। शुक्रवार से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा और वो 2 तारीख से ही शुरू होगा। वो भी हमने माननीय स्पीकर और चेयरमैन से बातचीत करके सभी अपोजिशन को निवेदन किया है। फ्राइडे से ही इस चर्चा का हम शुरू करेंगे और उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने विपक्ष से आग्रह किया है कि सदन में प्ले कार्ड लेकर ना आए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ब्रेन डेड है। उन्होंने कहा कांग्रेस का स्वभाव तो झगड़ा करने का रहा है। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब ये इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है। कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा एवं सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार और विशेष सचिव विजय कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, डिजिटल इंडिया के तहत आज हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, सहकारिता की भी डिजिटल माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने बताया कि दोनों कार्यक्रमों में लगभग 2.25 करोड़ की लागत आएगी। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एआरडीबी और आरसीएस कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। ये दोनों कार्यक्रम में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन के लिए 120 करोड़ और आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन के लिए 95 करोड़ की लागत आएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि जिन किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म ऋण चाहिए, उनके लिए आज से एक सरल प्रकार की सुविधा की शुरुआत निश्चित रूप से होगी। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि आप कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। 8 वोट अवैध घोषित किए गए। मेयर चुनाव के लिए एक सांसद समेत कुल 35 पार्षदों ने मतदान किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेयर चुनाव जीतने के लिए भाजपा की चंडीगढ़ इकाई को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडी गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भी भाजपा से हार गए। ये दर्शाता है कि न तो उनका अंक गणित काम कर रहा है और न ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आधारहीन और अनर्गल बताया। भाजपा ने कहा कि हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद विपक्ष के इस तथाकथित इंडी गठबंधन की यारी अब छिन्न भिन्न हो गई है। इस बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान देने पर आ गई है। जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार के आधारहीन और अशांति उत्पन्न करने की आशंका से
अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। भाजपा ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने थे, ये भी सबको मालूम है। भाजपा ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक देश की प्रबुद्ध जनता ने जो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक 0 वोट से लेके 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन उनके पारिवारिक सदस्यों को जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कल जहां लालू प्रसाद ने करीब 10 घंटे तक पटना के ईडी दफ्तर में सवालों का जवाब दिया, वहीं आज उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ हो रही है। इस बीच ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी, जो राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, उसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था। नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवाईं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ के मामले पर बोलते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सत्तासीन होने पर हर बार भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी लालू यादव की सत्ता रही, लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें हड़पी गईं। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक जारी गहमा गहमी के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। लापता होने की अटकलों के बीच हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंचे और ये बैठक की। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर कल सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में हालात पर मेरी नजर है। रांची के एसडीएम ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में आज रात 10 बजे तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
और इस मामले पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। We are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा, हेमंत सोरेन और उनके परिवार के पास बहुत संपत्ति है जो उन्होंने छुपा रखी है। मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो ना इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घोटालों की जांच तो होगी ही और अगर वे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से नहीं बचना चाहिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके ज़मीन के बदले जॉब देने की ऑफ़र की, आज उसके चलते उनका जांच चल रही है। और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 17 फरवरी के लिए टल गई है। अभी इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट को आरोप तय करने हैं। सत्येंद्र जैन को फिलहाल ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई हो रही है, तभी तो नेता घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत है तो न्यायालय जाएं, कोर्ट जाने से उन्हें किसी ने रोका नहीं है। सख्त कार्रवाई हो रही तभी तो घर छोड़ के उन्हें नेता भाग रहे हैं, और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं है, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी की तरह सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में अपनी जगह खोजनी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी जो अब वर्तमान दौर में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी को आत्मविश्वास है कि हम अकेले सक्षम हैं। तो जब अकेले ही सक्षम हैं, एकला चलो रे का नारा राजनीति की कार्यनीति का है, तो 2024 के चुनाव में राजनीति में कहाँ रहिएगा, ये तो आपको जगह खोजना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस देश में बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस सीपीएम बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी को हराना चाहते हैं। इसीलिए टीएमसी अकेले 42 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। ये इंडिया अलायंस चलने शुरू किया, और इसका जो सबसे बड़ा पार्टी होता है नेशनल कांग्रेस, उसका कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है। उनका ऊपर निर्भर करेंगे कि ये जोट कैसे चलेंगे। वो दिल्ली में जोट चाहते हैं, और बंगाल का जो कांग्रेस पार्टी वो सीपीएम बीजेपी और कांग्रेस को साथ मिलके ममता बनर्जी को सरकार को खिलाफ में लंबे चौड़े बात करते हैं।
तो इसी स्थिति में हम लोग सिद्धांत दिया बंगाल में तृणमूल अकेला लड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अल्पना में दिसंबर 2021 में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था। मामले में मावलिकपारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने आज सजा का ऐलान किया। न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि अपराध और साजिश की विभत्स प्रकृति को देखते हुए कोई भी दोषी दया का पात्र नहीं है। अभियोजन पक्ष ने मामले में दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी और कहा था कि सभी दोषी प्रशिक्षित हत्यारे हैं। जिस क्रूर तरह से इन लोगों ने पीड़ित को उसकी मां, पत्नी और बच्चों के सामने मारा, वो दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस घटना को अबुजा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया था। केरल में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में 15 आरोपियों को मौत की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि इन दोषियों ने रंजीत श्रीनिवासन के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। Terrorist organizations taking law into their hands and indulging in such violence cannot be curbed unless capital punishment is awarded to such people. But I would also say that this incident itself would not have happened had the culprits in the Professor Joseph's case of Professor Joseph, when his hands were chopped off almost 15 years ago, if they had been brought before law and the then governments had taken stringent action against those who are involved in such things. So the fact that they were allowed to scot-free, some of them were hiding in Kerala, that has allowed the Popular Front people to take law into their hands and kill another innocent person. राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम ने जयपुर में कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू है और उसकी पालना जरूरी है। उन्होंने कहा राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने समय समय पर निर्देश जारी करके विद्यार्थियों के लिए ड्रेस की व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल में ड्रेस में आना चाहिए, इससे वे अनुशासन सीखते हैं और इससे समान भाव पैदा होता है। शिक्षा के मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो, ऊट पटांग ड्रेस पहन के, मैं कह रहा था ना अभी, यदि थानेदार ड्रेस में नहीं आकर के तहमद या पाजामा पहन करके आएगा तो क्या वो ठीक लगेगा? क्या लोग मानेंगे उसको? हमने तो ये देखा है टेढ़ी टोपी पहनने के बाद थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्रेस कोड इज ड्रेस कोड। ड्रेस कोड छात्रों के लिए लागू है, निर्देश जारी किए हुए हैं, उसकी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूजीसी की कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे।
इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर प्रदेश के विधायी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी के लिए हमने बहुत पहले से, यानी सरकार ने बहुत पहले से एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख यानी 2 फरवरी को सरकार को मिल रही है। मैं शुरू से कहता आ रहा था कि जब ये यूसीसी की रिपोर्ट हमें मिलेगी तो जो भी सत्र हमारे सामने होगा उसमें हम व्यापक चर्चा के लिए यूसीसी को लाएंगे। ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण हमारे लिए है, बल्कि उत्तराखंड शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी के लिए सत्र में व्यापक चर्चा के बाद उसे लागू भी करेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में महिलाएं नाम के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। They are now mandated to be given the registered construction workers 26 weeks of maternity leave by their employers. Now that is nothing less than revolutionary to not only put ink to paper but also to ensure that officers will look at the availability of such facility to women. Now that the advisory is given, it becomes easy for officers and ministries to compute the impact of such advisories for female construction workforce across the country. That apart from childbirth, if a woman who is a part of the construction industry, constructing highways of our country today, miscarries, according to this advisory, she will be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefits for the period of 6 weeks immediately following the date of her miscarriage. We could never imagine that we would come to such a pass in our nation's economic history where organized industry can stand shoulder to shoulder with those employers who envelop in their wake women who are a part of an unorganized setup and give them equal rights. And that is what today's program is all about. My compliments again to Secretary and Minister Labour. As Pathak ji, you had read out the Internal Complaints Committee. What is fascinating is that the same finds a mention for the highway segment and construction workers and women in the unorganized migrant setup as well. Bhupendra ji has spoken eloquently about much that has been done by the government to enhance the participation of women in the labour workforce participation rate. Today, Secretary Pandey has pronounced the Palna scheme, which the ministry had undertaken as a part of the effort of the Prime Minister to ensure that any impediment to the working capacity of women, to the aspirations of women, can be met with a solution with alacrity by the Government of India. I am proud that out of the 17,000 creches in Anganwadis that we are to pronounce in collaboration with all state governments, 5,500 such creches have already been processed by the Government of India. I am hopeful today that the industry also takes into its consideration the national standards that we have set up for building and maintenance and operationalization of creches across the country. और अब आपको ले चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं।
तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यह कॉन्फ्रेंस तो बिजनेस की है, कॉमर्स से रिलेटेड है, फिर डिफेंस मिनिस्टर का रोल इसमें क्या है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बिजनेस से संबंधित डिग्नेटरीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते तो एक बार बात समझी जा सकती थी, लेकिन बिजनेस का रक्षा से क्या संबंध हो सकता है, यह सवाल उठना किसी के मन में यह स्वाभाविक है। वैसे मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है। लेकिन साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, डिफेंस और बिजनेस इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ही डीप कनेक्शन है। जो लोग बिजनेस और कॉमर्स का सिक्योरिटी और डिफेंस के साथ को रिलेशन नहीं समझते हैं, दरअसल उन्हें न तो बिजनेस की अच्छी तरह समझ है, न तो उन्हें सिक्योरिटी की अच्छी तरह समझ है, और न तो वे लोग स्ट्रेटेजिक मैटर्स को समझ पाते हैं, और न ही जिस तरीके से कॉमर्स को समझना चाहिए, न तो वह कॉमर्स को ही समझ पाते हैं। आप माइक्रो लेवल पर ही इसका उदाहरण देख लीजिए। यदि आप एक छोटा सा इंटरप्राइज ही खोलते हैं, कोई छोटा सा भी एक आप व्यापार यदि प्रारंभ करते हैं, तो जिस इलाके में आपका व्यापार होता है उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, उस इलाके में सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, उसमें रूल ऑफ लॉ कैसा है, इन सब सारी चीजों को स्वाभाविक रूप से देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि यह सारी चीजें आपकी इंटरप्राइज को, यह सारी चीजें आपके उद्योग को प्रभावित करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। जब हम माइक्रो लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर मैक्रो लेवल पर जाते हैं, तो ये चीजें और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस और सिक्योरिटी का तो एक दूसरे से कुछ इस प्रकार का संबंध है कि एक के बिना दूसरा किसी भी सूरत में नहीं चल सकता है। यदि आप अपने देश में डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट चाहते हैं, कोई स्टेट हो अथवा कोई कंट्री हो, यदि अपने यहां डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट यदि चाहता है, तो उसे अपने देश में पुख्ता सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। आपको इन्वेस्टर्स के लिए एक उचित माहौल भी तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने देश में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, तभी आपके देश में बिजनेस स्मूथली रन कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क भी इंटरनेशनल बिजनेस और कॉमर्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस ग्राउंड रियलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपने ये चीजें महसूस की होंगी कि यदि कोई देश पॉलिटिकली स्टेबल है, राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है, तो उस देश में इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। और यदि कोई देश पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो सामान्यतः इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट करने की उसकी कोई रुचि नहीं होती है। वैसे तो यह बात दूसरी तरफ से ही उतनी ही लागू होती है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने देश में सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं, डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करें, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी। और डिफेंस तथा सिक्योरिटी के लिए आपके पास रिसोर्सेज तभी आएंगे जब आपके देश में बिजनेस और कॉमर्स यह मजबूत होगा, नहीं तो रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। यह तो जाहिर सी बात है, किसी देश में जब बिजनेस या कॉमर्स मजबूत होगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और उन कलेक्टेड टैक्स से डिफेंस और सिक्योरिटी पर एक्सपेंडिचर होता है, जिससे उस देश की ओवरऑल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। यानी उस गवर्नमेंट के अंदर यह हिम्मत आती है, गवर्नमेंट के अंदर एक ताकत पैदा होती है, ताकि मैक्सिमम वह कैपिटल एक्सपेंडिचर वह कर सके। मित्रों, इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे बिजनेस इंटरप्राइजेज मजबूत होते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अपना कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वह नई नई टेक्नोलॉजीज की तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। नए नए इक्विपमेंट बनाने पर भी उनका विशेष आग्रह रहता है, जो आगे चलकर हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अब स्वाभाविक रूप से यह नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है। इसी तरह डिफेंस सेक्टर में
अनेक ऐसी टेक्नोलॉजी उभर कर आती हैं जिनका ड्वेल यूज है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से रक्षा और व्यापार में अटूट संबंध हैं। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के जिला अदालत में एएसआई ने अपनी ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वानों ने इसे मूल आधार बताया, साथ ही मिले साक्ष्यों को भी वैज्ञानिक और प्रामाणिक बताया। जो ये विषय एसआई के द्वारा रिपोर्ट 1500 पृष्ठ की सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि वो स्थल हिंदुओं की उपासना स्थली थी और उसका जो ऊपर का शिखर का भाग है केवल उसको खंडित करके एक मस्जिद का आकार दिया गया था। वो आज भी दीवारें शिव के ही मंदिर के रूप में है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं और स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, कुछ मंत्र लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जहाँ वेदों के मंत्र दिखाई दें, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह दिखाई दें, हिंदुओं के उपासना स्थली के देवताओं के कुछ चित्र वहाँ पर दिखाई दें। और जब नाम ही है ज्ञानवापी, फिर वहाँ मंदिर होता है, मस्जिद तो हो ही नहीं सकता है। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान का कुआं। और हमारे यहाँ काशी में 6 प्रकार की वापियाँ हैं, जिनमें 2 वापी लुप्त हो चुकी हैं, 4 वापी अभी भी विद्यमान है, जिसमें करकोटक वापी है और नाग कुआं है, भद्र वापी है ये जो भदैनी पर है, और ये ज्ञान वापी है, एक तुंगभद्रा वापी है। तो चारों वापियाँ आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें वो ज्ञान वापी और स्कंद पुराण में साफ लिखा हुआ है, शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के दक्षिण भाग में जो वापी है वो जो है ज्ञान वापी है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के जो एएसआई ने एक लंबी रिपोर्ट प्रस्तुत की है माननीय न्यायालय के निर्देश पर, उसमें उन्होंने सभी वैज्ञानिक विधाओं का प्रयोग किया है जो वर्तमान में एक्सप्लोरेशन के दौरान प्राप्त होने वाली मूर्तियों या अवशेषों की जा सकती है। जहाँ तक प्रतीक चिन्हों का प्रश्न है, वे सभी प्रतीक चिन्ह जो दीवार पे अभी भी विद्यमान हैं, उसमें मैं त्रिशूल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिसका प्रयोग मात्र शैविज्म में ही किया जाता रहा है। जो भी चीज़ें उनको खुदाई वो सर्वेक्षण में मिली हैं, उसके आधार पर जैसा उनका कहना है कि यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर था मस्जिद बनने के पहले, और साक्ष्य के रूप में जो चीज़ों को देते हैं उसमें मूर्तियाँ हैं, खंभे हैं और तमाम चिन्ह हैं और सिक्के हैं और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं। वो सभी साक्ष्य एक मंदिर होने के प्रमाण को पुष्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरसीएस उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है। विमान सेवा के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। ये 19 सीटर विमान के द्वारा इन दोनों गंतव्य को हम लोग आज जोड़ने जा रहे हैं और ये पहली फ्लाइट पिथौरागढ़ से भी होगी, जहां 1600 मीटर का रनवे है। 7 करोड़ रुपए का निवेश भी हम लोग ने किया है। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये सेवा की शुरुआत चलेगी और जो क्षेत्र 11 घंटे का फासला तय करने में हम लोगों को लगता था, वो आज स्वतः मुख्यमंत्री जी भी 1 घंटे में वायु उड़ान से पूर्ण रूप से वहां पहुंच चुके। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राज्य में आवागमन की हर सुविधा मिल रही है, जिसमें हवाई सेवाएं अहम भूमिका निभा रही हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन और रैंकिंग प्रक्रिया में काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। जो उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव है? क्या अब उच्च शिक्षण संस्थानों की जो ग्रेडिंग है वो क्या ख़त्म कर दी गई है? नैक के तहत जो एक्रेडिटेशन काफ़ी सालों से चल रही है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम थी, यानी सबसे लोएस्ट डी ग्रेड होता था, उसके बाद सी, बी प्लस, ए प्लस, A++ ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम थी। जो CGPA जैसा होता है वैसे 4 में से कितना मिला उसके हिसाब से वो ग्रेड दिया जाता था। लेकिन उसमें बहुत सारी क्या हो रहा था, लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करके समहाउ डेटा मैनेजमेंट करना वगैरह जो हो रहा था और कंसल्टेंसी लोग कर रहे थे, उसको बदले में हमने सोचा कि ये बाइनरी एक्रेडिटेशन होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था और डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने भी इसके बारे में कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एक्रेडिट करना है। तो इसलिए बाइनरी एक्रेडिटेशन यानी एक्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इतना ही डिसीजन इसमें से आना चाहिए, ऐसी एक सिस्टम हमको बनाना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया था और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नैक ने अप्रूव करके हम उसको अभी लागू करने जा रहे हैं। सर, बाइनरी एक्रेडिटेशन के अलावा मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन की भी बात की गई है इसमें रिफॉर्म के तहत, ये क्या है? सारे इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन करना पड़ेगा बाइनरी एक्रेडिटेशन के तहत। उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये एक दिन का कार्य नहीं है, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अपने आप को खुद को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसमें अलग अलग लेवल हम पार करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्री में CMM लेवल 1 to 5 होता है, 5 लेवल यानी हाईएस्ट लेवल होता है, तो वैसे ही एजुकेशन में भी हर इंस्टीट्यूट को हम अभी नीचे एक स्तर पर हो तो वहाँ से 2, 3, 4 ऐसे भारत में अपने देश में सबसे उत्कृष्टता कैसे पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट को वैसे करना पड़ेगा। और इंटरनेशनली रिसर्च और जो हम बोलते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने से दुनिया के यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हम साथ खड़े रह सकेंगे। ऐसा मैच्योरिटी लेवल 5 वो 1 to 5 का उसमें दर्जा दिया जाएगा। IIT, IIM जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो भी उनके लिए भी ये ज़रूरी है? हाँ, उनके लिए भी ज़रूरत होगा। ऐसा हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ना चाहिए और जो IIT काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसका जिक्र हुआ था कि उनको भी एक्रेडिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। वैसे रैंकिंग में तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, वैसे ही एक्रेडिटेशन के लिए आना चाहिए, ऐसा है। तो उनको अच्छे लेवल पाने के लिए आसान होगा, लेवल 3, 4 ऐसे, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे है वो लेवल 5 के लिए एस्पायर करेंगे और होना चाहिए। नैक द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं, ये पारदर्शिता लाने के मकसद से किया गया है ताकि इन संस्थानों की गुणवत्ता और इनकी विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी व्यापार से संबंधित तमाम विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल पर एक पुस्तिका का अनावरण किया गया। वाणिज्य सचिव सुनील पटवाल ने भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए कहा कि भारत वैश्विक व्यापार से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय नियामकों का अनुपालन करता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ये सुनिश्चित करता है कि तकनीक का प्रयोग मानव कल्याण में किया जाए।
इस सम्मेलन में रणनीतिक व्यापार नियंत्रण से जुड़े सभी मसलों पर मंथन हुआ। We have leaders like Mahatma Gandhi, who always believed in non-violence. We have the philosophies which believe in non-violence and peace for the humanity. And India is a very major player in this fight against terrorism. India is a very major player to see that these technologies are used by the right people and these technologies do not get into the hands of the wrong people. आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। देश ने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर असत्य को सत्य से जीतने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, न्याय की राह दिखाने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में याद करता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली स्थित तत्कालीन बिड़ला हाउस में गोली मारकर की गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 78 वर्ष थी। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में मोहनदास करमचंद गांधी का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने अहिंसा के रास्ते दुनिया को क्रांति करने की सीख दी थी। उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गांधी जी के समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल वी सक्सेना ने भी राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा,
मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी डायरी में महात्मा गांधी के विचारों को लगातार लिखते रहे हैं। उनकी डायरी के पन्ने ये भी बताते हैं कि प्रेम और सहिष्णुता भी उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से ही सीखी है। प्रधानमंत्री की निजी डायरी से ये भी पता चलता है कि वे राष्ट्रपिता के जीवन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें लखनऊ में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हां, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। कितना जानते हैं एनसीसी कैडेट महात्मा गांधी और उनके विचारों के बारे में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी अधिकारी और कैडेट्स के साथ। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजघाट पे आप यहाँ देख सकते हैं कई सौ एनसीसी कैडेट यहाँ मौजूद रहे। मैडम, किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया है यहाँ? जो महात्मा गांधी ने जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो बच्चों जो हमारे कैडेट्स हैं वे अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। पहले वो अपनी दिनचर्या में उन वैल्यूज़ को ढालते थे और उसके बाद वो लोगों को संदेश देते थे। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सभी बच्चों को जो यहाँ आए हैं उनको ये संदेश जाता है कि हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए, अहिंसा की राह पे चलना चाहिए और हमें अपने देश के प्रति अपना जो संपूर्ण समर्पण है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सर्वधर्म के हमने प्रार्थनाएं सुनी, तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जितने भी धर्म यहाँ पे मौजूद है, इस देश में मौजूद है, सबको एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। महात्मा गांधी का योगदान हमारे जीवन में अमूल्य रहा है और हम सीखते हैं उनसे अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलते रहना और अपने देश की उन्नति में योगदान देना। आप बताइए, किस तरह का संदेश मिलता है आपको महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी से मुझे ये संदेश मिलता है कि कितना भी पावर स्ट्रांग हो, कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, आप अपना काम करते रहें और जिस लक्ष्य में आपका विश्वास रखते हैं आप उसे पूरा करें। जैसे उन्होंने आज़ादी के टाइम पे इतने सारे लोगों को प्रेरित करा, हमारे भारतीय नागरिकों को जो बिखरे हुए थे उनको इतने फ्रीडम मूवमेंट में साथ लाए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा का ये पाठ पढ़ के एनसीसी कैडेट यहाँ से जा रहे हैं और आज यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।